हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट प्रथम के यानी ऑनर्स ज्योग्राफी के थर्ड प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की। इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट हम स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे, यानी आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, इसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट हमने बताया कि आर्थिक भूगोल का अर्थ और परिभाषा के संदर्भ में बात की। आर्थिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र डियर स्टूडेंट बड़ा ही एक विस्तृत विषय क्षेत्र है। प्रत्येक भौतिक, जैविक और सामाजिक आर्थिक विज्ञानों का अपना एक दर्शन होता है, दर्शन पद्धति और कार्य क्षेत्र होता है। उदाहरण के तौर पर डियर स्टूडेंट हम देखें तो भूगर्भ शास्त्र का संबंध भूपृष्ठ एवं भूगर्भ की संरचना से है। जनसांख्यिकी का संबंध मानव जनसंख्या की विशेषताओं से एवं जीव विज्ञान तथा वनस्पति शास्त्र का संबंध डियर स्टूडेंट क्रम से प्राणी व वनस्पति जगत से। यानी हम वनस्पति शास्त्र में वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, किस प्रकार से क्लाइमेटिक कंडीशन उस पर इफेक्ट डालती है, इन सब का अध्ययन हम वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत करते। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट हम भूगोल में प्राकृतिक तथा मानव निर्मित तथ्यों का अध्ययन करते हैं, यानी जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं उनकी और जो मानव ने निर्मित की हैं उन चीज़ों का डियर स्टूडेंट हम सम्मिलित रूप से उनका अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल को भी विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर सीमांकित किया गया है। इस आधार पर आर्थिक भूगोल का जो कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और यह भूतल पर मानवीय क्रियाओं द्वारा मनुष्य के उत्पन्न के उत्पादन, विनिमय और उपभोग का अध्ययन स्टूडेंट करता है। इसके विषय क्षेत्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों के वितरणों या उनके विभिन्न प्रतिरूपों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर प्रभाव डालने वाले डियर स्टूडेंट कारकों या प्रतिक्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्न बिंदुओं के द्वारा डियर स्टूडेंट समझा जा सकता है। पहला है डियर स्टूडेंट इसमें कि आर्थिक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करना आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि आर्थिक भूगोल में केवल उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो भूपृष्ठ पर ठोस रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, अर्थात जो आर्थिक क्रियाएं भूतल पर अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ती हैं। उदाहरण के लिए कृषि है, खनन है, उद्योग है, परिवहन है इत्यादि ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो भूतल पर मूर्त रूप में प्रकट होती हैं। कुछ आर्थिक क्रियाएं ऐसी भी डियर स्टूडेंट जो मूर्त रूप ग्रहण नहीं कर पाती हैं एवं उन क्रियाओं का भूतल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक भूगोल में प्रत्यक्षतः सम्मिलित नहीं किया जाता है। उदाहरणार्थ डियर स्टूडेंट राजस्व है और कर यानी रेवेन्यू और टैक्स ऐसी ही आर्थिक क्रियाएं डियर स्टूडेंट मानी जाती हैं। यानी कुछ आर्थिक क्रियाएं डायरेक्ट है और कुछ आर्थिक क्रियाएं इनडायरेक्ट है, और लेकिन उन दोनों का ही अध्ययन डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, जल, जीवीय संसाधन, शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज एवं पशु संसाधनों के मूल्यांकन एवं मात्राकरण पर विशेष बल दिया जाता है ताकि संसाधनों का पोषणीय या सस्टेनेबल उपयोग हो सके। यानी कि हमें ये पता करना है कि संसाधन कितनी मात्रा में है ताकि उनका हम उपयोग आने वाली पीढ़ी के लिए भी कर सकते हैं और हम अपने विकास के लिए भी डियर स्टूडेंट कर सकें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण डियर स्टूडेंट
आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है अर्थतंत्र का वातावरण से संबंधों का अध्ययन। इकोनॉमिक तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में घनिष्ठ संबंध है डियर स्टूडेंट। पर्यावरण पर का प्रभाव अर्थतंत्र पर पड़ता है, वहीं अर्थतंत्र भी प्राकृतिक पर्यावरण से को प्रभावित करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें पर्यावरण के अनेक कारक एवं एक साथ या कभी कभी पृथक रूप से मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। जैसे किसी स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कई पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें जलवायु, ऊर्जा, जल की उपलब्धता आदि कारक मुख्य हैं। दूसरी ओर कार्यात्मक गहनता का दबाव पर्यावरण पर पड़ता है, अतएव दोनों पक्षों के मध्य एक ऐसी सम्यक या अनुकूल अभिष्य अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास आर्थिक भूगोल में डियर स्टूडेंट किया जाता है। यानी पर्यावरण और आर्थिक अर्थतंत्र में एक दूसरे के संबंध को स्थापित करते हुए और उस का अध्ययन किया जाता है ताकि एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा दबाव डियर स्टूडेंट न पड़ सके। स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन डियर स्टूडेंट। आर्थिक भूगोल में पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नताओं का डियर स्टूडेंट अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में प्रत्येक क्षेत्र की स्थानिक विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विभिन्न स्थानों की पृथक पृथक विशेषताएं होती हैं और इन विशेषताओं का वृहद क्षेत्र तथा संपूर्ण विश्व के संदर्भ में डियर स्टूडेंट अध्ययन किया जाता है। यानी हर स्थान की अपनी अलग विशेषताएं और उन विशेषताओं के आधार पे ही डियर स्टूडेंट उनकी अलग अलग आर्थिक क्रियाएं होती हैं और पृथ्वी तल पर ये आर्थिक क्रियाएं स्थानिक भिन्नताओं के रूप में पाई जाती हैं और उनका अध्ययन डियर स्टूडेंट आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो आर्थिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है डियर स्टूडेंट बहुत व्यापक है और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनको सम्मिलित करते हुए, संसाधनों का अध्ययन करते हुए और इन चीज़ों को उनका संसाधनों का मूल्यांकन करना, उनका दोहन किस प्रकार से किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रह सके तथा डियर स्टूडेंट सतत विकास को प्राप्त कर सकें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आर्थिक भूगोल में इन सब का अध्ययन किया जाता है और यही इसका डियर स्टूडेंट विषय क्षेत्र माना जाता है। थैंक यू।